नमस्कार, एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और इस वक्त आपको बता दें, एक वर्चुअल बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की। पहले पटना में, बेंगलुरु में, मुंबई में, फिर दिल्ली में, अब 4 के बाद ये 5वीं बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक से बड़े बड़े नाम नदारद भी हैं। यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से बंगाल तक इंडिया गठबंधन में झगड़े और कलह के बीच आज मोदी विरोधी गठबंधन की ये बैठक चल रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी इस अलायंस से बाहर होने जा रही हैं? क्या नीतीश भी ऐन वक्त पर पाला फिर से बदलेंगे? किस राज्य में किस किस दल के बीच क्या झगड़ा, क्या संकट चल रहा है, कहां कहां सीट पर क्या पेच फंसा हुआ, वो आपको हम बताएंगे। हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों की, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें खबर। बैठक शुरू हो चुकी है, अब कुछ वक्त बीत चुका है। करीब 1 घंटा पहले इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक शुरू हुई थी। मीटिंग वर्चुअल है, तस्वीरें लेकिन इसकी देखिए आ गई हैं। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे, 2 बड़े नाम इस बैठक में शामिल नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बड़ा शॉर्ट नोटिस था, इसलिए वो अपना तयशुदा कार्यक्रम रद्द नहीं कर सकती थी, वो इस बैठक में नहीं आई हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि उनका कोई कार्यक्रम लगा हुआ है, वो आज दिन भर बाहर रहेंगे, वो भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो जो चेहरे दिख रहे हैं, पहले आप उन पर गौर कर लीजिए। राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे इस मीटिंग में आपको शामिल होते हुए। उनके अलावा शरद पवार, महाराष्ट्र से एक ही बड़ा नेता है इस बैठक में, शरद पवार। लेफ्ट की तरफ से सीताराम येचुरी इसमें दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं इस बैठक में। इनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से, वो इस बैठक में शामिल हैं। नीतीश कुमार शामिल हुए इस बैठक में, यह बताया जा रहा है। तो कुल 14 दलों के नेता इस बैठक में जुड़ रहे हैं। वर्चुअल बैठक है और टॉप लीडर्स की मीटिंग है। इसमें सभी जो पार्टियों के बड़े नेता हैं वही लोग आज शिरकत कर रहे हैं। एजेंडे के बारे में बहुत ज्यादा इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया गया, बस यही कहा गया है कि बातचीत को और आगे बढ़ाया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई थी, उसकी अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दलों के लीडर्स के साथ बैठक पिछले कुछ दिनों से चल रही है। आम आदमी पार्टी के साथ मीटिंग हुई। देखिए, स्टालिन भी इस बैठक में शामिल हुए तमिलनाडु से। आम आदमी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग्स उनकी जो हैं वो हो चुकी हैं, 2-2 राउंड की। स्टालिन जो है वो इस मीटिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके अलावा कनिमोड़ी, वो भी इस बैठक में शामिल दिखाई दे रही हैं। तो ये वर्चुअल मीटिंग जारी है, 1 घंटा करीब इसको बीत चुका है। लेकिन जो 2 बड़े नाम इसमें शामिल नहीं हुए, खासकर ममता बनर्जी का इस बैठक में आज ना आना, वो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ अभी भी इस गठबंधन के अंदर बनी हुई है, या ये दल अपने अपने रुख पर अभी कहीं ना कहीं कायम है, यानी बर्फ टूट नहीं रही है। और जब बात आई है सीटों के बंटवारे की, और असल चीज वही है किसी भी गठबंधन की, तब ऐसा लग रहा है कि अपने अपने रुख से पीछे हटने के लिए ये नेता तैयार नहीं है। हालांकि कुछ बताया जा रहा है, जैसे दिल्ली जैसा राज्य है, इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ सहमति के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग तय हो गया है कि अब पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा, केरल में कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। ऐसी खबरें पश्चिम बंगाल से भी आ रही हैं, जहां ममता बनर्जी बिल्कुल अपने रुख पर आमादा है कि 2 सीट से ज्यादा वो किसी पार्टी के लिए नहीं छोड़ेंगी। 2 सीट वो कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके अलावा वो चाहती हैं सभी सीटों पर उनकी पार्टी लड़े। और वो केवल पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं करती, वो कह रही हैं कि फिर और राज्यों में कांग्रेस पार्टी को भी उसके लिए सीटें छोड़नी पड़ेंगी, जैसे मेघालय या असम हो गया। गोवा पर भी ममता बनर्जी की नजर जो है वो लगी हुई है, ये बताया जा रहा है। सीताराम येचुरी कह चुके हैं कि हमारा कोई समझौता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कांग्रेस के साथ केरल के अंदर कोई समझौता, कोई सीट शेयरिंग नहीं होने जा रही है। ऐसे ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं कि पंजाब में हम चौथे दल बीजेपी से लड़ने के लिए क्यों एक दूसरे के साथ सीटों का बंटवारा करें, यहां भी हम दोनों दल लड़ेंगे, और जितनी सीटें जीतता है वो फिर चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में उतनी सीटें कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये अलग अलग बातें जो हैं वो अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रही हैं। तस्वीर आपके सामने है इस इंडिया गठबंधन की। हमारे मेहमान कहानी कुर्सी की में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। स्वागत आप तीनों का। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हर्षवर्धन जी, 5वीं बैठक है इस गठबंधन की, और कहा तो यह गया था पिछली बैठक के बाद कि अब तक, क्योंकि हम जनवरी लगभग आधा निकल गया है, कि अब तक सीट शेयरिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप आज की इस बैठक से? नहीं, आपने उम्मीद शब्द से पूछ लिया तो इसका जवाब क्या दिया जाए। आप सोचिए कि अगर ममता बनर्जी ये कहकर बैठक में नहीं शामिल हो रही हैं कि समय से नहीं बताया गया, और समय से भी किसमें, उन्हें दिल्ली आना नहीं था, मुंबई जाना नहीं था, कहीं और नहीं जाना था, वर्चुअल मीटिंग है। क्या सचमुच इस देश की विपक्षी पार्टियां इस देश की जनता को बिल्कुल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, ले रही हैं? उनके लिए कोई गंभीरता नहीं है,
वो लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष को मजबूत करने की बात करती हैं, और इन विपक्षी पार्टियों के पास 2024 से बड़ा क्या मसला हो सकता है? क्या इसके लिए भी ये सारे लोग, ये सारे नेता एक साथ नहीं बैठ सकते हैं? आप सोचिए, आपने कहा कि 14 दलों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, 10 के बाद 11वीं विंडो नहीं भर पाई है। और क्या सचमुच ये स्थिति आन पड़ी है कि चुनाव आते आते ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ इतिहास का हिस्सा होगा और लोग बताएंगे कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने लड़ने के लिए सब एक हो गए थे, लेकिन फिर भी चुनाव आते आते उनके अंतर विरोध, उनके मतभेद, उनके बीच की दरारें इतनी चौड़ी हो गई कि वो साथ बैठ तक नहीं पाए? और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप जरा सोचिए, चुनाव का मसला है, संयोजक नहीं आपने तय किया, चलो ठीक है, आज कह रहे हैं कि आज भी संयोजक तय कर सकते हैं। मतलब ठीक है, खेल चलता रहे, चलो कुछ खबर बनती रहे, मीडिया से कहेंगे कि आप खबरें दिखाते नहीं, आप चर्चा करते नहीं, चर्चा करो तो कहेंगे कि अरे एनडीए पे चर्चा क्यों नहीं करते हो, यहां तो हमारे दलों पे करने लगते हो कि 14 में से 12 आए कि 10 आए। अरे भाई, जो सामने दिख रहा है अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र में मीडिया की जो भूमिका है वो तो हम निभा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, मैं बहुत निराशा के साथ कह रहा हूं, आपने उम्मीद कही थी, मैं निराशा जता रहा हूं। इस गठजोड़ ने शुरू से ही आज तक जो किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद थोड़ा और बेहतर हो, कम से कम तैयारी के मसले पर कम से कम देश की जनता को लगे, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद शब्द ही इस गठबंधन के लिए मुझे लगता है कि उपयुक्त नहीं है। कितना और निराश करेंगे, ये सवाल पूछा देखिए, दिखाई तो इसमें वैसे अखिलेश यादव भी नहीं दिए आपने, क्योंकि विंडो का जिक्र किया तो किसी भी खिड़की में अखिलेश यादव तो नहीं दिखाई दिया अभी तक हमको। ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि हम किसी नेता को बातचीत के लिए नहीं भेजने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता के कमेटी के सामने, लेकिन ये तो बैठक टॉप लीडर्स के लिए ही बुलाई गई थी। बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि अगर वो 15-20 जो भी बड़े नेता हैं इस गठबंधन में, या जब आप बड़े दलों की बात करते हैं तो 8-9 ही नेता दिखाई देते हैं, वो भी अगर आज वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं या उनको भी इतना एडवांस में नहीं बताया जा रहा, या तो कोई इतना ऐसा एजेंडा था कि आपको आनंद फानंद में मीटिंग रखनी पड़ गई तो फिर वो बहुत महत्वपूर्ण बात होती, तब भी वो लोग नहीं आए, या आप उनसे पूछ करके कोई ऐसा सूटेबल टाइम और डेट नहीं तय कर पाए कि भाई ममता बनर्जी जैसी नेता भी इसमें आ जाए, इसमें महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी आ जाएं, तो लगता तो है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक इसमें जो शामिल नेता है उनके बीच में वो हो रही है। लेकिन इस बैठक से यह जरूर माना जा रहा है कि भाई आगे सीट शेयरिंग को लेकर के आसानी हो सकती है। ये चर्चाएं चल रही हैं, अभी कुछ राज्यों को लेकर के गाड़ी आगे बढ़ी हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर अब अलायंस के नेताओं ने साफ कहना शुरू कर दिया कि यहां गठबंधन नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया केरल जैसे राज्य में, पंजाब जैसे के राज्य के अंदर यहां गठबंधन नहीं होगा, यहां हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो अब नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारों के सामने राहुल जी 400 उम्मीदवार उतारने से बात बढ़ते बढ़ते फ्रेंडली फाइट तक तो आ गई। देखिए, बड़ी मुश्किल है जो अब दिखाई दे रहा है। जैसे मैं बताऊं कि अभी आप अखिलेश यादव की बात कर रहे थे कि वो जो हैं इस मीटिंग में नहीं दिखाई दे रहे, तो अब अगर बीएसपी ये कह रही है कि हम जो है 13 की 13 पंजाब की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर वो इस तरह की बात कर रही है तो फिर अब यानी बीएसपी अगर ऐसा होगा तो आम आदमी पार्टी क्या मानेगी कि बीएसपी जो है वो इस गठबंधन में शामिल हो, तब भी वो उसके खिलाफ जो है पंजाब में चुनाव लड़े, तो बड़ी मुश्किल है। सीपीआई-एमएल जो है वो बिहार में कह रहा है कि हमें जो 4-5 सीटें चाहिए, क्या उसको देने के लिए तैयार है गठबंधन, और वो अगर 4-5 सीटें वहां लेती है तो लेफ्ट का कोई क्या किस तरह का गठबंधन केरल में होगा या बाकी जगह होगा, तो बड़ा मुश्किल सिनेरियो दिखाई देता है। ममता बनर्जी का तो चलो साफ है, फिर भी ममता बनर्जी ये कहती है कि मैं सबसे बड़ी फोर्स हूँ वेस्ट पश्चिम बंगाल में, और वहां पे मैं चुनाव लड़ूंगी, बाद में हम देख सकते हैं कि बाद में किस तरह से हम समझौता कर ले। चलिए, लेकिन आप बड़ी फोर्स तो है, लेकिन आप गठबंधन में है तो उसके वो तो ये कह रही है ना कि 2 सीटें मैं आपको ये कह देना कि भाई मेरे बात करने के लिए क्या है, मैंने बता दिया आपको 2 सीट है, 2 सीटें हैं, आप लड़ लीजिए, बाद में जितनी सीटें आएंगी बाद में देख लेंगे। अब ये इस तरह की जो सारी कॉन्ट्रडिक्शंस इस सारे गठबंधन में दिख रही है, तो मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये फैसला हो जाए, चलिए आप अपना अपना लड़ लीजिए, बाद में देखेंगे कितने सांसद आते हैं। शब्द थोड़ा हार्श है, लेकिन आपको लगता है ये गठबंधन बिखर रहा है, डिरेल हो रहा है? देखिए, पहले से भी जिस तरह की सारे जो ये क्षेत्रीय दल हैं, इनकी जिस तरह की आकांक्षाएं हैं या जिस तरह का इनका काम करने का तरीका है, वो अपना जो जगह है, अपना जो प्रदेश है, उसमें कोई भी जगह कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं। अब वो मजबूरी में अगर थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं तो कांग्रेस को क्या वो स्वीकार होगा, वो भी बात है। दूसरा, कांग्रेस जिस तरह का गठबंधन चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि एक ये तय हो जाए कि ये दल आपस में किसी भी राज्य में एक दूसरे के सामने ना हो, ये कंबाइंड फोर्स की तरह बीजेपी के सामने हो। तो क्या ऐसा होता दिखाई दे रहा है?
जिस तरह की बात मैंने आपको अभी जो है वो यूपी की बताई कि वहाँ पे बीएसपी जो है कह रही है कि हम पंजाब में लड़ेंगे, तो कैसा होता दिखाई दे रहा है। तो जो एक कोहेसिव फोर्स बनाने की कोशिश की जा रही थी जो विपक्षी दलों के द्वारा, वो दिखाई नहीं दे रही। और अगर इस तरह की कोहेसिव फोर्स नहीं होगी तो बीजेपी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। बीजेपी बहुत ही, देखिए बीजेपी जो है, मैंने पहले भी इस शो पे कहा है कि 272 उनका अंक नहीं है, वो ये मान के चल रहे हैं कि 272 का जो मैजिकल फिगर है वो उनके पास आएगा ही आएगा। वो आगे बात कर रहे हैं कि पिछले जो 303 सीटें उनके पास आई थी उससे कितनी आगे बढ़ाएंगे। वो 400 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। तो ऐसे में अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट्स जहां पे भी होंगी वहां बीजेपी 100% जीतेगी। अब कल से राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो रही है, ये मत भूलिएगा आप। मैं आपको एक बार देखिए, भारतीय राजनीति में ये पहली बार हो रहा है कि एक नेता जैसे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री पद पे हैं, वो उन्होंने अपना एक अलग वोट बैंक बनाया है। बड़ा ये स्टडी करने वाला मामला है। उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया है जो लोग उनके नाम पर, उनके चेहरे पर वोट करते हैं। ये एक जो वोट बैंक है ये बीजेपी में ऐड करता है, उनके संगठन में पूरी तरह से ऐड करता है। और ऐसा वोट बैंक जो है अगर किसी नेता का बना हुआ हो तो उसके सामने मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। और कांग्रेस के अपने नेता बोल चुके हैं कि अभी जो ए.के. एंटनी के बेटे हैं, उन्होंने किसी उसमें बोला था कि किसी एक इंटरव्यू में कि बड़ा मुश्किल है नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना। अगर इंडिविजुअल के तौर पर उन्हें देखा जाए तो उनके सामने कोई और नेता टिक नहीं पाता है, या वो जिस तरह से चीजों को करते हैं नहीं टिक पाते। अब उम्मीद तो ये थी कि अभी तक सीट शेयरिंग वगैरह ये सब बातें जो है बड़ी फाइनल स्टेजेस पर होंगी। आज 5वीं बैठक होने जा रही है। अब कोऑर्डिनेटर या संयोजक जो भी कहिए, वही कोई वो बने या ना बने यही तय नहीं है। इसी बात को लेकर आम राय नहीं है। अब वो कोई बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बहुत दूर की बात लगती है। समीर जी, 5वीं बैठक है आज। देखिए, निश्चित रूप से अब कोऑर्डिनेटर कोई बनेगा या नहीं बनेगा इसके लिए लगता है मुझे न नीतीश कुमार को इंटरेस्ट है न ममता बनर्जी को इंटरेस्ट है इसके अंदर। अभी इतना ज़्यादा समय लग चुका है कि अब इसको बनाने न बनाने के लेकर कोई बहुत महत्व नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें आप कांग्रेस की उदासीनता देखिए कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। जहां राहुल गांधी को यहां दिल्ली में बैठकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सीटों का मामला कांग्रेस का सुलझाना था, ममता बनर्जी से उनको बात करनी थी। आज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और कल से वो यात्रा पर निकल जाएंगे। दिल्ली में ऐसा कौन कांग्रेस का नेता है जिसकी बात ममता बनर्जी मान लेगी, नीतीश कुमार मान लेंगे? सोनिया गांधी खुद इस बैठक के अंदर वर्चुअल इन्वॉल्व नहीं है, बैठक में हिस्सेदारी नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे, जहां महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को इस समय 48 सीटों में से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ मिलकर लड़ना है, वहां पर उनकी बेसिक बातचीत नहीं हो पा रही। उद्धव ठाकरे ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ठाणे और कोंकण की जो 7 सीटें हैं और मुंबई की जो 6 सीटें, ये 13 सीटों पर मैं किसी के साथ भी समझौता नहीं करूंगा। 13 सीटों पर मैं लड़ूंगा, यहाँ मेरा ग्राउंड बैंक है। कांग्रेस से तैयार नहीं इस बात के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज उद्धव ठाकरे इसलिए बैठक में भी नहीं आ रहे कि वो कह रहे हैं कि 13 सीटों पे पहले आप तय कर लो कि ये 13 सीटें आप मुझे दे रहे हो कि नहीं, उसके बाद बाकी सीटों पे चर्चा होगी। अभी उसी बात पे जब चर्चा नहीं हुई तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस बैठक में लेने का कोई मतलब नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो बाहर रहूंगा, मेरे दौरे लगे हुए हैं, अब मैं बाहर से कहीं से कैसे ज्वाइन करता। इसलिए उन्होंने क्या कि उन्होंने पहले मैसेज संजय राउत के माध्यम से भेज दिया है, नाना पटोले के पास भी इस बात का संदेश है कि 13 सीटों पर किसी तरह से बातचीत नहीं होगी। यह 13 सीटें तो हम ही लड़ने वाले होगी, हमारा जमीनी स्तर बहुत मजबूत है, तो ये 13 सीटें गठबंधन में हमें मिलना चाहिए, बाकी सीटों पे हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो फिर अगर मतलब क्या है फिर इस किस्म की बैठकों का? अगर आपने लिखकर दे दिया भाई ये मेरी है 13 या मेरी है 15, मेरी है 23 सीटें, क्या मतलब रह जाता है कि आप फिर अब इस तरीके से मुलाकातें करें? मेरा वही तो स्थिति हो रही है ना। ममता बनर्जी कह रही है कि आपको 2 सीटें दूंगी और ममता बनर्जी तो बहुत स्पष्ट कह दिया कि आप 2 सीटें लीजिए, मुझे कोई बैठक में आने की जरूरत नहीं है। यही उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। मुझे लग रहा है नीतीश भी बिहार को लेकर यही कह रहे होंगे कि भाई जो तय हो चुका है उसी को आप इंप्लीमेंट करो। मुझे लग रहा है इनके भी सीटों को लेकर अब सहमति अंतिम समय तक बनना बहुत मुश्किल होगा, और सीटें बढ़ भी गई तो सीटों के बीच में कौन सीटें किसके पास जाएगी एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। यही बिहार में होने वाला है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार इस बार गठबंधन में लड़ रहे हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो अब 17 सीटें कैसे बांटेंगे? वो कुछ चाहेंगे कि कांग्रेस की कुछ सीटें उनको मिले, आरजेडी कुछ सीटें एक्सचेंज करे। बिहार की तो हम लोग अभी अलग से बड़ी देर तक चर्चा करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि नीतीश कुमार ने लगता है ठान लिया है कि जब तक ये इंडिया गठबंधन जैसा कुछ भी है या जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, हेडलाइन मेरे नाम पर बननी चाहिए। तो आज जो खबरें आ रही हैं बिहार से वो भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैं थोड़ा सा करेक्शन एक करना चाहूंगा। मैंने
AK एंटनी के बेटे का नाम लिया, वो नहीं थे, वो कार्ति चिदम्बरम के चिदम्बरम, बेटे, जी तो हाँ, वो ठीक। थोड़ा सा करेक्शन ये है। जी ठीक। अच्छा, तो ये जो चर्चाएं आप याद कीजिए, जब ये गठबंधन बना था पहली बार पिछले साल, तो उस वक्त क्या चर्चाएं हुई थी? तभी बहुत सारे विश्लेषकों ने ये कहा था कि आप ये सारे नेता मिल लें, इससे एक माहौल तो आप बना सकते हैं या एक हेडलाइन तो आप बना सकते हैं कि विपक्ष एक हो गया नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन जमीन पर जो उतरेंगे तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे के चुनाव में, क्या फायदा पहुंचा देंगे? ममता बनर्जी अखिलेश यादव को क्या मदद दे सकती हैं? अखिलेश यादव बिहार में क्या मदद दे सकते हैं? या शरद पवार जो हैं वो यूपी में आकर के या बंगाल में जाकर के कैसे ममता बनर्जी की कोई भी सहायता कर सकते हैं? अब क्या वही चीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही देवेंद्र? आप जहां जो पार्टी मजबूत है, पहले भी वही लड़ती थी, पिछले 2 चुनावों में बीजेपी का मुकाबला उसी ने किया, आज भी वही होने जा रहा है। कहने के लिए आपने एक नाम चुन लिया, इंडिया। बिल्कुल सौरभ, और जब इस प्रकार का गठबंधन बना था तभी इस बात को कहा गया था कि या चाहे टेलीविजन की हेडलाइंस बन जाए, अखबार की सुर्खियां बन जाए, ग्राउंड पे इसका असर नहीं। बावजूद इसके इस काम को इस लिहाज से किया जाता है कि जो आपके फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको एक परसेप्शन दे दीजिए कि एक बहुत मजबूत गठबंधन खड़ा है जो कि बीजेपी को रोक सकता है, और फिर वैसे लोग जो कि हवा का रुख देख के जिस पक्ष में हवा बह रही है उसके तरफ अपना वोट देना पसंद करते हैं, उनके भीतर एक मैसेजिंग दी जाए। लेकिन एक दूसरी तस्वीर देखें सौरभ, एक बहुत बड़े राजनेता का ये कहना था कि गठबंधन का एक ही धर्म होता है कि गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता है। एक दूसरे को आप कितना दबा सकते हैं, कितना दब सकते हैं, सब उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उसी हिसाब से गठबंधन करता है। वो परिस्थितियां 2 हिसाब से बनती हैं, या तो सामने वाला बहुत मजबूत हो जैसा कि एनडीए गठबंधन में है, सामने वाला बहुत कमजोर हो और कमजोरी के चलते आप गठबंधन बनाते हैं जैसा कि अपोजिशन में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी भी जगह जहां जहां जो गठबंधन है वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर समस्या नहीं होगी, लेकिन वो समस्या बहुत ज्यादा मुखर या कोई असरकारी इस लिहाज से नहीं होती कि वहां लीडरशिप एकदम से क्लियर है और ये पता है कि दबना किसको है, तो वहां पर फिर चीजें आसान हो जाती हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन में अगर देखें तो वो स्थिति है ही नहीं, और जब आपके लीडरशिप पर ही भरोसा नहीं तो कौन आपसे दबने को तैयार होगा? दूसरी कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं, उन्हें उनका जो बॉसी एटीट्यूड है वो अभी भी उसी प्रकार से दिख रहा है, और वो एक बड़ी समस्या है जिसके चलते अभी तक आप 5 बैठक कर रहे हैं और अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला ना तय कर पाया। दूसरी तरफ बीजेपी अपने कैंडिडेट्स भी अधिकांश सीटों पर तय कर चुकी है। 16 जनवरी को उनकी क्लस्टर्स की एक मीटिंग है सौरभ। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव के लिहाज से लगभग 136 140 क्लस्टर्स बनाए गए थे। उन सभी क्लस्टर प्रभारियों को दिल्ली बुलाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें संबोधित करेंगे। दिन भर का वर्कशॉप है। तो एक पार्टी, एक गठबंधन ऐसा है जो सामने इस लेवल तक जा चुका है। दूसरी तरफ अभी भी आप हैं कि बैठक में नहीं आ पाएंगे, पहले से बताया नहीं गया। और आप पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ, दिसंबर में भी आपको याद होगा कि अपोजिशन बिल्कुल यही हुआ था तब, और सेम कहानी। तो ये कौन सा मैनेजमेंट है? वोटर्स को आप बूथ तक खींच के क्या लेके आ पाएंगे जब नेताओं को अपने साथ वालों को लेकर नहीं आ पा रहे हैं? वो एक बड़ा सवाल जरूर है इन दलों के लिए, और ये सिर्फ दिख रहा है कि महज रस्मी खाना पूर्ति, इसके अलावा ग्राउंड पे तो कोई असर नजर नहीं आ रहा है इस प्रकार की बैठकों का। इस प्रकार की एक बार फिर से जरा वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जिसमें सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वर्चुअली इस बैठक में। हर कोई अपने अपने दफ्तर से या घर से जुड़ा हुआ है। अब इस बैठक इस तस्वीर में आप देखिए तो कुछ चीजें जो है वो पहले भी उनकी चर्चाएं होती रही। जैसे बड़ा लगता था कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच तो 36 का आंकड़ा है, पंजाब और दिल्ली के बीच में, दिल्ली में इन दोनों दलों के बीच में गठबंधन होना सबसे मुश्किल है। आज चर्चाएं चल रही हैं हर्षवर्धन जी की शायद सबसे बेहतर परिस्थिति में बातचीत करने के लिए यही दोनों दल हो गए हैं। दोनों को शायद अपनी अपनी वस्तुस्थिति पंजाब और दिल्ली के अंदर दिखाई दे रही है। एक खबर और वो ये कि बहुत चर्चा है कि आज की इस बैठक से नीतीश कुमार के कन्वीनर बनने का रास्ता लगभग तय हो जाएगा। ममता बनर्जी आज की इस मीटिंग में नहीं है, अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने पिछली बार खड़गे साहब का नाम सुझा दिया था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि खड़गे जी वैसे भी इस दौर से बाहर हो गए हैं क्योंकि वो कल से पूरी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे, जैसे कि पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता। तो अब लग रहा है कि सबको कि खड़गे जी वो काम नहीं भी कर पाते। वैसे नीतीश जी का कन्वीनर बनना लगभग तय लग रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि तय लग क्या रहा है, नीतीश जी ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो वही वाली हाल हो गई, वो कहानी है ना कि मतलब किस तरह के दंड मिलने हैं तो ये वाला विकल्प सुनना बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ उसी तरह के हैं कि पहले पहला विकल्प चुना, वो कहे थोड़ी देर बाद नहीं हो पाया तो कहे चलो प्याज वाला विकल्प भी चुन लेते हैं। तो कुछ वही स्थिति इस गठजोड़ की हो गई। आपको अगर संयोजक बनाना था तो जरा गंभीरता से बनाते। आप नीतीश जी को पहले दिन बनाते। एक बड़ा नेता, एक ऐसा नेता जो एक राज्य में करीब करीब 2 दशक का मुख्यमंत्री हो चुका है, एक ऐसा नेता जो नैतिकता के पैमाने पर कई मामलों में आज वो सत्ता लोभी हो गए।
लेकिन नैतिकता के पैमाने पर उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। एक ऐसा नेता जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का सीधा सीधा कोई दाग नहीं है, एक ऐसा नेता जो अपने बेटा बेटी को, भतीजा भतीजी को या पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा रहा है। इस सब के बावजूद नीतीश कुमार को लगातार 3 बैठकों में अपमानित किया गया। उनकी जो भूमिका थी वो होगी या नहीं होगी, इसी को लेकर घुमाते रहे। चलो ठीक है भाई, बता दो, पहले दिन से कह देते। जब पूछने लगते तो कोई आके कह देता कि नहीं नहीं, संयोजक की जरूरत नहीं। एक तरह से नीतीश कुमार को यह लगातार अपमानित किया गया। नीतीश कुमार को जिस दिन यह समझ में आया, वो ललन सिंह प्रकरण हो या जो खुद जनता दल यूनाइटेड के अंदर हो, वो सब छोड़ भी दीजिए, तो नीतीश कुमार को भी यह समझ में आ गया कि अब आज तो हम और ज्यादा मजबूरी हो गए हैं। अगर हम आज छोड़ के चल जाए, और सचमुच कल्पना कीजिए कि सिर्फ नीतीश कुमार पाला बदल नहीं, ये सारा गठजोड़ जस का तस रहे, सब साथ में आ जाएं, ममता जी भी मीटिंग में आ जाएं, नीतीश कुमार कल कह दें कि भाई देखिए कुछ भी हो, लेकिन राम मंदिर सबकी आस्था का मसला था और काम तो भाजपा वही करती है। हम उनके विरोध में भी रहे, लेकिन हम जानते हैं कि वो ईमानदार इन लोगों से ज्यादा है। बस वो इतना बयान दे दें, इस पूरे गठजोड़ की क्या स्थिति होगी जरा आप सोचिए। यही मजबूरी है कि इस गठजोड़ को मजबूरी में नीतीश कुमार को संयोजक बनाना पड़ सकता है, लेकिन क्या उसका आज वो प्रभाव होगा? क्या जो प्रभाव 1.5 महीने 2 महीने पहले हो सकता था, या फिर जून ही में हो सकता था, 1.5-2 महीने क्यों कहें, क्या वो आज होगा? नहीं होगा। और सबसे जो इसमें खराब बात है, जो मतलब जिसको हम कहें राजनीतिक तौर पर जो खराब बात है, कि सबको लग रहा है कि एक दूसरे को कितना धक्का दे दें, कितना अपमानित कर दें। अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारे अंदर ये भी नहीं है, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारी सीट कहां है, जीत ही नहीं पाओगे, और उसके बाद कहेंगे हम सब मिलकर जीत लेंगे। जनता को कैसे भरोसा होगा भाई? कुछ तो आप साफ साफ बात ये तो सारे दल कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि तुमको सीट चाहिए, क्यों, तुम कहां जीत पाओगे। नहीं नहीं, सिर्फ कांग्रेस को नहीं कह रहे हैं आप, अगर ध्यान से देखिए तो सब एक दूसरे कह रहे। कांग्रेस शिवसेना को कह रही है कहां से तुम जीत पाओगे भाई, तुम 23% मत पे खड़े थे, आज तुम्हारे पास न विधायक है, न पार्टी है, न चुनाव चिन्ह है, और आज तो तुम ये भी नहीं तय कर पा रहे हो कि राम मंदिर पे उत्साहित होना है, उल्लासित होना है, या फिर किधर खड़े होना है, सेकुलरिज्म वाले में खड़े होना है। तो एक तरह से कहें सबका अपना संकट है, सबको ये बहुत साफ साफ दिख रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जो मजबूती से खड़ी है, जो कह रही है कि ना समय नहीं, वर्चुअल भी नहीं जुड़ सकते, वो है ममता बनर्जी, वरना तो सबका संकट है ना। अखिलेश जी कौन सी सीट जीत लेंगे? खबर आ गई ना, अखिलेश यादव नहीं है बैठक में। देखिए वो भी नहीं है, खिड़की में, सिर्फ खिड़की में ही नहीं है, वो बैठक में ही नहीं है। अब तो ये बड़ा सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव भी नहीं है तो अखिलेश यादव 30% प्लस वोट वाली दूसरी पार्टी है, तो वो भी नहीं है इस बैठक में। तो अब एक मजबूत नेता बने लालू जी, उनकी अपनी मुश्किलें हैं, उनका अपना संकट है, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री वो हट ही नहीं रहा है, उप करके चुप कर दे रहे हैं बार बार। तो मुझे तो लगता है कि ये संकट गंभीर होता जा रहा है। इस गठजोड़ के भीतर के जो अंतर विरोध हैं, चुनाव आते आते यूपीए भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी थोड़ा सा संदेह हो जाता है। अब देखिए, अब होगा, हर बार यही होता है जब भी विपक्ष की इस मीटिंग की कवरेज होती है। आप देखिए पूरा दिन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद भी ये शिकायत रहती है खासकर कांग्रेस पार्टी को कि भाई मीडिया तो बड़ा बीजेपी की तरफ झुका हुआ है या बड़ा सिंपैथेटिक है, हमारी आप लोग चर्चा नहीं करते। चर्चा ही कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जुड़ जाओ। नहीं, हम तो कह रहे हैं जुड़ जाओ, एक मुकाबला तो करो। आपकी 5वीं बैठक, टॉप लीडर्स की 5वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें सारे पार्टी के अध्यक्ष या उस कद के सारे नेता हैं। उसमें 3 बड़े नेता आए नहीं। एक लाइन जरा जोड़ दूं, ये मेरे ध्यान में भी आया, क्योंकि जब वो आप बार बार वो दिखा दे रहे हैं, राहुल जी की कल से यात्रा शुरू होने वाली है। कितना सुंदर होता कि आज ये सारे नेता राहुल गांधी के घर पर या कांग्रेस के मुख्यालय में आते और कहते कि बहुत अच्छा है, हम शुभकामना दे रहे हैं, कांग्रेस ने भले हमको साथ में नहीं लिया था, लेकिन ठीक है चलिए अब हम सब साथ में। कोई तो एक तरीका दिखे ना जहां साथ हो, साथ वाला तो कोई मसला ही नहीं दिख रहा, कह रहे हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं। लेकिन आप ही के सामने केसी त्यागी ने कहा था ना कि ये यात्रा निकालनी थी तो इंडिया के झंडे के तले निकालते, मतलब इंडिया गठबंधन के फ्लैग के तले निकालना चाहिए था उनको। अब वो अकेले यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, अभी उनको टी शर्ट पैक करनी होगी तो वो मीटिंग से जल्दी चले जाएंगे, उनको कल सुबह जाना है, मणिपुर पहुंचना है। तो ये सारा संकट इस गठबंधन के सामने तो है। अब किसी की कोई भी मजबूरी रही हो कि वो इस बैठक में क्यों नहीं आया, लेकिन आप देखिए कि इसका मैसेज क्या गया, देश जो देख रहा है वो क्या देख रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ये सारे बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लोकतंत्र देश का बचाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा और जनता हमारे पीछे खड़ी हुई है, वही एक नहीं हो पा रहे हैं। एक वर्चुअल मीटिंग में आने के लिए किसी को कहीं का कोई टिकट नहीं कटाना था, अपने घर पर वाईफाई ऑन करना था, कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ जाना था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे तीनों ने ऐसा नहीं किया। तो क्या हासिल होगा इस बैठक से आखिर?